अस्सलाम वालेकुम, मैं अयाज़ बाज़ई। आज एक बार फिर आपके साथ गवादर के हवाले से और सरदार अख्तर मेंगल बीएनपी के सरबराह, उन्होंने जो एक खुला ख़त लिखा है, उसके हवाले से बात करेंगे। फ़वाद चौधरी साहब पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे ख़ुसूसन एक्स या ट्विटर पे बहुत मुतहरिक है बलूचिस्तान के हवाले से। उनका कहना है कि जो गवादर है, वो पाकिस्तान की मलकियत है। फ़िरोज़ ख़ान नून जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे 1958 में, तो उन्होंने ये गवादर जो है ये ओमान की सल्तनत से ख़रीदा था, लिहाज़ा गवादर को जो है वो वफ़ाकी इकाई या फ़ेडरल टेरिटरी करार देकर बलूचिस्तान को जो 1 यूनिट था उसी हिसाब से, यानी जब 47 से जो 1 यूनिट बना था, तो उस तर्ज़ का जो है वो वापस बलूचिस्तान को उसी रीजन में तब्दील किया जाए। इस पे अब सोशल मीडिया के अंदर एक बहस चल रही है। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने भी इसके ऊपर पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है गवादर के हवाले से कि गवादर किस तरीके से बलूचों की मलकियत है, बलूचिस्तान का हिस्सा है और किस तरीके से ओमान को ये दिया गया था। इस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी गवादर के हवाले से, जो उनका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, किस तरीके से गवादर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बना और पहले क्या था। तो अगर शुरू करें तो गवादर की तारीख़ तो 1783 में ख़ान ऑफ कलात जो उस वक़्त के थे नूर ख़ान नसीर, उन्होंने ये ख़िता या ये जो गवादर शहर है, इसको ओमानी सल्तनत के जो बादशाह कहे या वहाँ पे जो एक सुल्तान थे तैमूर सुल्तान, उनके अपने वहाँ पे जो बादशाहत के ऊपर डिस्प्यूट्स आ गए थे, तो उसकी बुनियाद पर वो यहाँ पे पनाह लेने आए थे। तो जब वो पनाह लेने के लिए यहाँ गवादर आए थे 1783 में, तो उनको ख़ान ऑफ कलात ने यहाँ पर ये गवादर उनके गिफ्ट के तौर पर या उनको पनाह के तौर पर दिया था। फिर वो गवादर जो है वो उस वक़्त से ओमान की सल्तनत में जो है वो उसको एडमिनिस्टर कर रही थी। ओमान की सल्तनत जो है वो उसको चला रही थी। जब मामला या डिस्प्यूट इनका जब अपनी बादशाहत पे था ओमान का, तो वो जब ख़त्म हो गया था, तो इसको जो है वो 1863 से या 1863 से लेकर 1947 तक फिर ब्रिटिश जो है वो इसको सँभाल रही थी। यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर होता था ब्रिटिश का, वो गवादर को बैठ के यहाँ से सँभाल रहा होता था, क्योंकि ये सारा रीजन जो है वो उस वक़्त ब्रिटिश के अंडर आ गया था। सब कॉन्टिनेंट में भी ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, तो ये सारे रीजन में ब्रिटिश था और उन्होंने ओमान के साथ जो है वो एक किस्म का मुआहिदा कर लिया था कि ब्रिटिश को जो है ये दिया जाए, अलबत्ता ये ब्रिटिश का होगा नहीं। तो जब पाकिस्तान वजूद में आता है 1947 से 1958 तक, ये गवादर जो है वो तब भी ओमान की मलकियत होता है, लेकिन यहाँ पे एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे गवादर को देख रहा होता है, गवादर को चला रहा होता है। तो ओमान के ऊपर जो है वो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आते हैं कि ये हमारे ऊपर बेचा जाए। तो पहले जो है वो ओमानी जो वहाँ पे बादशाह होते हैं, वो इंडिया को ये ऑफ़र देते हैं, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो इंडिया से बैठा हुआ होता है यहाँ पर। तो वो इंडिया को ये ऑफ़र देते हैं कि अगर आपने गवादर को ख़रीदना है, तो आप ख़रीद सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं 1958 में, तो उनको जब ये ऑफ़र होती है वो इनकार करते हैं, तब जाकर ये गवादर पाकिस्तान के ऊपर बेचा जाता है। अब यहाँ पे अख्तर मेंगल साहब ये फ़रमा रहे हैं कि ये बेचा नहीं गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था गवादर के अंदर, जो कुछ चीज़ें वहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई थी, उसका जो है वो कीमत लगाई गई थी। और वो कोई $3 मिलियन थे जो पाकिस्तान ने खरीदे थे और आगा खान ने इसकी पेमेंट की थी। तो ये वो पस मंज़र है जो गवादर के हवाले से हिस्टोरिकली मौजूद है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये ख़रीदा है, लिहाज़ा ये पाकिस्तान में जो है वो एक फ़ेडरल टेरिटरी करार देकर बाकी बलूचिस्तान को 1 यूनिट के तर्ज़ पर चलाया जाए। तो उनका जो कहने का मकसद है वो ये होगा कि क्योंकि बलूचिस्तान में अब ये जो जाफ़र एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ है, या इसके अलावा जो अभी कल नोशकी में इंसिडेंट हुआ है, इसके साथ-साथ बाकी जो एक इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो उसकी जो एक रेज़िस्टेंस बलोच की तरफ से जो एक रेज़िस्टेंस दिखाई जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप अपनी रेज़िस्टेंस दिखाते रहे, क्योंकि गवादर के साथ हमारे मकासद है। गवादर को जो है वो हम देख लेंगे। बाकी आपके जो एरियाज़ हैं जहाँ पे कोई मदनियात नहीं, जहाँ पे कोई साहिल नहीं, जहाँ पे कोई इन्वेस्ट करने की फ़ायदा नहीं, जो एलीट है उनको, तो वो एरिया जो है वो वापस उसी तर्ज के जोड़े जाए। ये वो माइंडसेट है जो पाकिस्तान में वजूद पाता है और जिसकी वजह से बलूचिस्तान इस वक़्त इस नहज पर पहुँच गया है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो ये फवाद चौधरी साहब सिर्फ नहीं, बल्कि
जो एलीट माइंडसेट है, जो इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट करता है, जो इंटरेस्ट देखकर बलूचिस्तान को डील कर रहा होता है, ज़ाती इंटरेस्ट या कुछ चंद लोगों के जो मफादाती इंटरेस्ट होते हैं, वो देखकर बलूचिस्तान को चला रहे होते हैं, तो ये उनका मुतालबा है और ये इस तरीके से बलूचिस्तान को चला रहे हैं। तो इसी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे अख्तर मेंगल ने भी कुछ इसी तरीके से हिस्ट्री जो है वो गवादर की बयान की है ट्विटर के ऊपर, कि वो जो तैमूर सुल्तान थे उस वक़्त के बादशाह कहे या उस वक़्त के जो ओमान के जो सरबराह कहे, वो जब डिस्प्यूट की बुनियाद पर गवादर आए थे तो खान ऑफ कलात ने उनको वहाँ पर पनाह दी थी, और उनकी जब उनका जो डिस्प्यूट ख़त्म हो गया था तो वो ब्रिटिश को के साथ जो है एक किस्म का मुआहिदा करके, जो हिस्ट्री मैंने आपको बताई है, तो लगभग अख्तर मेंगल साहब भी इसी तरीके से जो है वो हिस्ट्री को बता रहे होते हैं। तो जब एक और इंटरेस्टिंग पहलू इसी बहस की ये भी रही है कि किसी ने आजकल ट्विटर पे ग्रुप आ गया है जिससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता सकते हैं। तो जब किसी ने फवाद चौधरी के ट्वीट के हवाले से ग्रुप को, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई बेस्ड एक सिस्टम है जिससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपको हिस्ट्री और इसके साथ-साथ जो भी हो रहा होता है, उसके हवाले से आपको आगाह करता है। तो किसी ने फवाद चौधरी के जो इस गवादर के हवाले से ट्वीट्स पे पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो फवाद चौधरी है वो गवादर के इशू को ओवर सिम्प्लीफाई कर रहे हैं, हिस्ट्री को ओवर सिम्प्लीफाई कर रहे हैं और डाइवर्ट कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। तो ये वो माइंडसेट है जिस तरीके से बलूचिस्तान को चला रहा होता है। तो इसके साथ-साथ एक और जो पहलू है इसी बहस का, वो एक खुला ख़त जो सरदार अख्तर मेंगल साहब ने ट्विटर पे लिखा था, जिसमें वो रेकॉर्डिंग की बात करते हैं, जिसमें वो सेंधक की बात करते हैं कि रेकॉर्डिंग और सेंधक बलूचिस्तान से निकल रहा है, लेकिन वहाँ पे जो रहने वाले हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो इन सब की सहूलियात से महरूम है, जो उनको इसकी मद में मिलने चाहिए थे। वो चाहे सेंधक हो, चाहे रेकॉर्डिक हो, वहाँ पे जिस तरीके से सोना निकल रहा है, तांबा निकल रहा है, वहाँ से खजाने निकल रहे हैं। लेकिन वहाँ के लोग इन सहूलियात से महरूम है, वहाँ के लोगों को इसका कोई शेयर नहीं मिल रहा, वहाँ पे लोगों का जो हक है, जो आइन देता है, वो उनको नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से जो डेरा बुगटी से गैस निकल रही है बलूचिस्तान से, वहाँ पे गैस जो है वो बलूचिस्तान से निकल रही है, लेकिन तमाम बलूचिस्तान में गैस नहीं है। चंद 1-2 शहरों में, 3 शहरों में गैस है, लेकिन पंजाब की जो फैक्ट्रीज़ है, पंजाब के जो बड़े-बड़े शहर हैं, वो सारे उस गैस से जो है वो चल रहे होते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों के लिए गैस नहीं है। फिर जब ये लोग आवाज़ उठाते हैं, ये वो ओपन लेटर की मैं बात कर रहा हूँ या खुला ख़त जो सरदार अख्तर मेंगल ने लिखा है, कि जब ये लोग फिर बात करते हैं अपने हक के लिए, या जो सेंधक रेकॉर्डिक और सुई से जो गैस निकल रही है उसमें अपना शेयर मांगने के लिए जब एहतजाज करते हैं, तो उनको लापता किया जाता है। और अगर उनको लापता किया जाता है तो उसके ऊपर जब वो दोबारा से एहतजाज करते हैं तो उनको मार दिया जाता है। और जब उनका रिएक्शन आता है तो ये लोग मज़म्मती बयान का मुतालबा करते हैं, वो मज़म्मत चाहते हैं कि इसकी मज़म्मत की जाए। तो ये वो सारी जो पस मंज़र है जिसकी बुनियाद पर बलूचिस्तान को आज यहाँ तक पहुँचाया है, कि वो अब आपके साथ बात करने तक के लिए तैयार नहीं, वो आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। इस खुले ख़त पर भी जो है वो किसी ने कोई सीरियस नोट नहीं लिया या किसी ने कोई सीरियसनेस शो नहीं की। तो उस ख़त के आखिर में जो लिखा है कि ये सारी वजूहात है जिसकी बुनियाद पर आज आपके साथ कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो इस ख़त के जवाब में एक बार फिर से जो है वो फवाद चौधरी आते हैं। वो अपना एक गैर संजीदगी दिखाने की कोशिश करते हैं। वो फिर से कोई एक ख़ातून जो बलूचिस्तान असेंबली में एमपीए है, उसका हवाला देते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से तकरीर की है, उसका जवाब यहाँ पे नहीं मिला, कि सरदारों के बेटे और सरदारों के लोग जो है वो सरदार जो है वो बाहर जाते हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा जो है वहाँ पर सरकारी स्कूल नहीं उनके लिए, ब बुनियादी सहूलियात नहीं उनके लिए। तो ये फवाद चौधरी साहब का एक कॉन्टेक्स्ट बनाता हुआ जो उनके ख़्याल में कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, लेकिन हकीकत से बहुत मुख्तलिफ है। जिस तरीके से सरदार अख्तर मेंगल ने ट्वीट की है या ओपन लेटर जो लिखा है, उसमें जिन-जिन मसाइल की निशानदही की है, उसको हटाकर, उसको साइड पे रखकर एक ऐसी खातून एमपीए जिसका वज़ीर आला साहब ने ख़ुद उनको कहा कि आप इस तरीके से जो तकारीर कर रही है, फिर जब आप आके यहाँ पे बैठकर जो एहतजाज कर रही है, असेंबली के अंदर जो एक वहाँ पे आती है, एहतजाज के लिए बैठती है क्योंकि उसे बोलने नहीं दिया जाता। तो सरफ़राज़ बुगटी साहब जो वज़ीर आला है, उन्होंने ख़ुद जवाब दिया था कि आप
اس وجہ سے شاہد کر رہی ہے کہ آپ رات کو سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ٹک ٹاک پہ تھوڑی-سی وائرل ہو جائے، تو یہ اس خاتون کی یا وہ کیلیبر کی خاتون کا جو ہے وہ موازنہ یا ان کی تقاریر کا موازنہ جو ہے وہ سردار اختر مینگل صاحب نے جو بنیادی مسائل ہے بلوچستان کے، جس کی بنیاد پر بلوچستان اس وقت ناراض ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان کے اندر محرومی ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان کے اندر لوگ ناراض ہے ریاست سے، حکومت سے، اس کا موازنہ جو ہے وہ ایک ایسی خاتون ایم پی اے کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یا ایسی خاتون ایم پی اے کی تقریر کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو صرف پوائنٹ سکورنگ کی بنیاد پر ہوتی ہے، جو صرف اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ ان کا عہدہ بڑھایا جائے گا۔ تو یہ ایک غیر سنجیدگی جو ہے یہ ابھی سے نہیں، بلکہ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے تب سے بلوچ اور پشتون کی جو طرف ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو ایک اپروچ رکھی گئی ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں سی ایم بلوچستان کے کچھ الفاظ چنوں تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور کنفیوژن سے نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کنفیوز ہے بلوچستان کے مسئلے پر، اور کیونکہ ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے، چاہے وہ سندھ کا ہو، ریکارڈنگ کا ہو، گیس کا ہو، گوادر کا ہو، تو اس کا موازنہ اگر آپ ایک ایسی ایم پی اے کی تقریر کے ساتھ کریں گے تو اس سے آپ کو واضح نظر آئے گا کہ بلوچستان کے حوالے سے جو وفاق میں بیٹھے یا جو عہدیداران ہیں، جو حکام ہیں، جن کے پاس اختیار ہے، ان کی کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بہت شکریہ۔